Hello everyone, I welcome you all on Ignite classes. So today we are going to discuss about some important topics on the biology subject. So let's begin the session. Okay? Now, starting with the question number 1 here. तो हमारा क्वेश्चन नंबर पहला क्या है? What is the basic unit of life? क्या है हमारा पहला क्वेश्चन? What is the basic unit of life? ऑप्शंस है हमारे पास टिश्यूज, पहला ऑप्शन क्या है? टिश्यूज, सेकेंड ऑर्गन, थर्ड सेल एंड डी ऑर्गेनिज्म. ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा है? ओके. नो, तो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक का मीनिंग क्या होता है कि एकदम जो बुनियादी चीज है, ठीक है, उसके बिना काम ही नहीं चल सकता है आपका. ओके. नो, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि लाइफ यानी जिंदगी के लिए बुनियादी चीज क्या है? तो हमारे पास ऑप्शन है टिश्यूज, ऑर्गन, सेल, ऑर्गेनिज्म. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यस, वेरी गुड. यस, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी यानी कि सेल. सो द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज क्या हो जाएगा? द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल. क्या है सेल? चलिए इसके बारे में देखते हैं क्या है सेल. द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल. तो डिफाइन कैसे करेंगे सेल को? द बेसिक स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड biological unit of all living organisms is called cell. A cell is often, इसको और क्या बोलते हैं? Referred to as building block. क्या बोलते हैं? Building block of life and can be either. ये कैसे हो सकते हैं? दो तरह के हो सकते हैं सेल. पहले तो सेल है जो बेसिक है, ठीक है, यानी कि बुनियादी चीज है, तो दो तरह के हो सकते हैं. पहला क्या है? प्रोकैरियोटिक. दूसरा क्या है? यूकैरियोटिक. प्रो का मीनिंग क्या होता है? प्रिमिटिव. क्या होता है? प्रिमिटिव. प्रो मीन्स प्रिमिटिव यानी कि जो पहले पाए जाते थे. प्रो मीन्स प्रिमिटिव यानी कि जब अर्थ का फॉर्मेशन हो रहा था उस समय जो बैक्टीरिया, वायरसेस, जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स पाए जाते थे यानी एक कोशिका वाले जितने भी जीव जंतु पाए जाते थे उनको हम क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक बोलते हैं. क्लियर है? किसी कोई डाउट? ओके, चलिए. प्रोकैरियोटिक यानी कि कैसे, इसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं? तो लैकिंग अ न्यूक्लियस, उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता था. न्यूक्लियस उनके पास नहीं होता था. क्लियर है? तो न्यूक्लियस नहीं होता था तो इसका मतलब जो अंदर का डीएनए तो नहीं होता था, क्योंकि हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि वो प्रिमिटिव था. प्रिमिटिव था मतलब उसके पास क्या नहीं था? तो डीएनए नहीं था. डीएनए की जगह पे क्या था उनके पास? एनीवन? आरएनए. वेरी गुड. उनके पास क्या था? आरएनए. आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड. क्लियर है बच्चों? राइबो न्यूक्लिक एसिड. ओके. नो, तो उनके पास क्या है? आरएनए है. ठीक है, तो आरएनए जो होगा वो क्या होगा? इस तरह से फैला होगा कहीं ना कहीं, और उसके पास अगर न्यूक्लियस नहीं है इस तरह से तो क्या होगा? वो पूरे सेल मेम्ब्रेन में यानी कि साइटोप्लाज्म में इधर उधर क्या होगा? बिखरा हुआ होगा. क्लियर है? ओके. एग्जाम्पल में क्या हमारे पास? बैक्टीरिया. और न्यूक्लियस क्या बोलते हैं? ब्रेन बोलते हैं हम. जो क्या करता है कि जितने भी सेलुलर एक्टिविटीज होते हैं, जितने भी सेल्स में एक्टिविटीज होते हैं, केमिकल एक्टिविटीज हो, बायोकेमिकल एक्टिविटीज हो, उनको कौन कंट्रोल करता है? तो न्यूक्लियस. क्लियर है? सेकेंड आता है यूकैरियोटिक यानी कि ये थोड़ा सा एडवांस होता है प्रोकैरियोटिक से. ठीक है, ऐसे सेल्स जो थोड़ा सा एडवांस है यानी कि जो यूनिसेलुलर थे यानी एक सेल वाले, तो वो क्या होता है? बेसिकली प्रोकैरियोटिक होते हैं. लेकिन जो यूकैरियोटिक होता है वो मल्टी सेलुलर होता है. क्या होता है? मल्टी सेलुलर यानी कि एक से अधिक सेल वाले. ठीक है, उनके पास क्या होता है? न्यूक्लियस होता है. और न्यूक्लियस भी क्या? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि ये क्या था हमारा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लेयर में बंद रहता है. यानी कि जो भी डीएनए होगा, आरएनए होगा, वो क्या होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर बंद होगा. एग्जांपल में क्या है हमारे पास? एनिमल्स है और प्लांट सेल्स है. ठीक है, एग्जांपल्स क्या हो जाएगा सेल्स का? यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक दोनों को मिला करके बात कर रहे हैं. मसल सेल्स, नर्व सेल्स एंड प्लांट सेल्स. ये देखो, ये टिपिकल डायग्राम है किसका? यूकैरियोट का. किसका? यूकैरियोट का. क्लियर है? चलिए, और इधर देखो ये प्रोकैरियोट वाला है जो बैक्टीरिया है बेसिकली. क्लियर है बच्चों? ओके. नाउ अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ध्यान देंगे. Which part of the plant is primarily responsible for photosynthesis? ऐसा कौन सा पार्ट है प्लांट का जो कि रिस्पॉन्सिबल है फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस हिंदी में क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण. ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है बच्चों? ऑप्शंस
रूट्स, हमारे पास ऑप्शंस क्या है, रूट्स, स्टेम एंड लीव्स, और इसके बाद लास्ट में क्या है, फ्लावर्स। ये चार ऑप्शंस है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 2 का, वो हमारा आंसर होगा, क्या होगा, लीव्स। यस, वेरी गुड, आंसर क्या होगा, लीव्स। तो इसके बारे में चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कैसे होता है, क्या है प्रोसेस। तो इसमें जो केमिकल रिएक्शन जो होता है, वो बेसिकली जो रिएक्शन होता है वो क्या होता है, 6 मॉलिक्यूल होता है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। कितना होता है, 6 मॉलिक्यूल होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। 6 मॉलिक्यूल किसका होता है, वाटर का होता है। और ये कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट करता है, तो पहला हो जाएगा सनलाइट, दूसरा होगा कौन सा पिगमेंट, यस वेरी गुड, कौन सा पिगमेंट, फोटोसिंथेसिस। कौन सा पिगमेंट, फोटोसिंथेसिस। कहाँ प्रेजेंट रहता है, ग्रीन प्लांट्स में, लीफ के अंदर में, क्लोरोप्लास्ट में रहता है। कहाँ पे रहता है, क्लोरोप्लास्ट में। क्लियर है बच्चों, कहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट में ये प्रेजेंट रहता है। क्लियर है, ओके सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारा सनलाइट आ गया, नीचे क्लोरोफिल आ गया, ठीक है, यहाँ क्लोरोफिल है, ओके। उसके बाद ये हमको क्या दे रहा है, आउटकम क्या हो रहा है, देखो ये दोनों क्या कहलाएगा, बताओ, ये दोनों रिएक्टेंट्स होंगे। ए और बी मिलके क्या बना रहा है, सी और डी, यानी कि हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, तो C6H12O6, ये हमारा क्या है, ग्लूकोज। क्या बोलते हैं इसको, ग्लूकोज, ठीक है। और साथ में क्या बन रहा है, इसके लिए ऑक्सीजन, ठीक है। और साथ में क्या निकल रहा है, H2O, ठीक है। यानी कि ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन बनता है, और H2O। ऑक्सीजन इसके लिए क्या है, वेस्ट मटेरियल है। क्या है, तो वेस्ट मटेरियल है। तो साथ में क्या निकल रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, कितना मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल, कुछ नहीं है तो मतलब क्या है, वहां पे लिखा हुआ एक मॉलिक्यूल है। तो C6H12O6, एक ग्लूकोज, फिर वाटर और ऑक्सीजन मिल रहा है। क्लियर है बच्चों, क्लियर है, किसी को कोई डाउट है, ओके। नाउ देखो रिएक्टेंट्स के किसको बोलेंगे हम लोग, तो CO2 को हम लोग बोलेंगे रिएक्टेंट, ठीक है, जो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो एटमॉस्फेयर से लेता है ग्रीन प्लांट्स। उसके बाद H2O यानी वाटर, वो कहाँ से मिलता है इनको, तो इट एब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम द रूट्स, ठीक है। और लाइट एनर्जी ऑब्वियसली अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट क्या है हमारे पास, तो सन है। क्लियर है, क्या है हमारे पास, तो सन है, ओके वेरी गुड। नाउ अब प्रोडक्ट के फॉर्म में, यानी कि राइट हैंड साइड का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल मिल रहा था C6H12O6, ठीक है, जो कि क्या है, एक तरह का सुगर दैट प्रोवाइड्स एनर्जी। क्लियर है बच्चों, एक तरह का ये सुगर है जो क्या प्रोवाइड कर रहा है, हमको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। नाउ लास्ट में फिर क्या बन रहा है, एक वेस्ट प्रोडक्ट, प्लांट के लिए वेस्ट प्रोडक्ट है, लेकिन और सभी ऑर्गेनिजम्स के लिए क्या है, एसेंशियल प्रोडक्ट है, यानी कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, द प्रोसेस अकर्स इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द प्लांट सेल विथ क्लोरोफिल प्लेइंग की रोल, की रोल मीनिंग इंपॉर्टेंट रोल, इसके बिना हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अ की रोल इन कैप्चरिंग लाइट एनर्जी। क्लियर है बच्चों, तो हमारा सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से, विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी, क्या होगा, सी। क्लियर है, ओके चलिए अब आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए ना क्वेश्चन नंबर 3 आता है हमारे पास। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, ना व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइबोसोम, क्वेश्चन दिख रहा है, यस वेरी गुड, ओके। नाउ क्या, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइबोसोम इन अ सेल, क्वेश्चन कह रहा है कि राइबोसोम का क्या फंक्शन है, वो क्या करता है सेल के अंदर में, ठीक है। तो हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला है ऑप्शन हमारा क्या है, ध्यान देंगे, एनर्जी का प्रोडक्शन, प्रोटीन का सिंथेसिस, डीएनए का रेप्लिकेशन और लिपिड का सिंथेसिस, ठीक है। 4 ऑप्शन है हमारे पास, तो क्या हो जाएगा आंसर, आंसर होगा हमारे पास, बताओ जल्दी से, राइबोसोम का क्या फंक्शन रहता है, तो आंसर यस यस वेरी गुड बच्चे, तो आंसर होगा प्रोटीन का सिंथेसिस। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, प्रोटीन का सिंथेसिस। अब देखते हैं ये होता क्या है बेसिकली, देखो ये दिखता कैसा है राइबोसोम, देखो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स है,
ये कौन सा सेल ऑर्गेनेल है, बताओ ये कौन सा सेल ऑर्गेनेल है, आपको दिख रहा है? ये जिसको मैंने सर्कल किया, तो ये बेसिकली क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन रहता है, तो ये फ्रेमवर्क यानी स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। जैसे कि हमारे पास स्ट्रक्चर के लिए क्या है, बोन्स है, स्पाइनल कॉर्ड्स है, जो हमको क्या देता है, एक फ्रेम देता है कि हम कैसे दिखेंगे, हमारा बॉडी शेप कैसा होगा, पोस्चर कैसा होगा। ठीक है, उसी तरह से सेल का जो पोस्चर है यानी वो कैसा अपीयरेंस होगा, वो कौन प्रोवाइड करता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसके ऊपर में जब ये डॉट डॉट देखो, आपको दिख रहा है ना, ये ब्लैक 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 जो दिख रहा है, ठीक है, ये जो ब्लैक ब्लैक वाला आपको दिख रहा है ना, ध्यान से देखो, जस्ट मिनट, ये देखो विजिबल है अभी, ये जो डॉट डॉट वाला जो आपको दिख रहा है ना, ये देखो, ये डॉट 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 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर में, तो इसे हम क्या बोलते हैं, राइबोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन छोटे 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 डॉट्स को क्या बोलते हैं, तो इनको बोलते हैं राइबोसोम। जिनका काम क्या रहता है, बताओ? यस, वेरी गुड, जिनका काम रहता है एनर्जी का सिंथेसिस करना। एनर्जी का, प्रोटीन सिंथेसिस। यस, वेरी गुड, क्या होगा आंसर, प्रोटीन का सिंथेसिस में मदद करता है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम देखते हैं क्या है डेफिनेशन। तो डेफिनेशन है, अ राइबोसोम इज द मॉलिक्यूलर मशीन, ठीक है, फाउंड इन ऑल लिविंग सेल्स, जितने भी जिंदे वाले सेल्स है उन सब में पाया जाएगा, जो कि रिस्पॉन्सिबल क्या है, सिंथेसाइज करना, मतलब प्रोसेस करना, मेक, बनाना, ठीक है, मेक करना, मेकिंग ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स को बनाता है कैसे, बाय ट्रांसलेटिंग द मैसेंजर यानी कि आरएनए को कन्वर्ट करके। क्लियर है बच्चों? ओके, नाउ इट प्लेज अ सेंट्रल रोल या फिर की रोल, इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ जीन एक्सप्रेशन। कोई भी जीन कैसे दूसरे नेक्स्ट अपीयरेंस जनरेशन में वो कैसे दिखेगा, कैसा उसका कैरेक्टरिस्टिक होगा, वो कौन डिसाइड करता है, तो राइबोसोम जो प्रोटीन सिंथेसिस किया उसके ऊपर में। तो प्रोकैरियोटिक्स में एग्जांपल्स क्या होगा, बैक्टीरिया में, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, राइबोसोम जो वो फ्रीली फ्लोट करता है साइटोप्लाज्म में। क्लियर है? ओके, नाउ अब उसके बाद आता है यूकैरियोटिक। क्या आता है, यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक सेल्स में क्या है एग्जांपल्स हमारे पास, तो एनिमल्स है, ठीक है, दिख रहा है, फिर प्लांट्स है यूकैरियोटिक्स में, मतलब कि मल्टी सेलुलर का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो राइबोसोम्स कैन बी फाउंड फ्री इन द साइटोप्लाज्म, कैन बी लिखा हुआ है, ठीक है। नाउ इट अटैच्ड टू द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आरईआर क्या होता है, देखो ध्यान देंगे, आरईआर बेसिकली देखो होता क्या है, तो जब ये हम क्या बना रहे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, ये सपोज करो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ओके, ना यहाँ पे अगर डॉट 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 प्रेजेंट है, यानी कि क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे मैंने क्या बनाया, यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट था, पता जल्दी से, यहाँ पे राइबोसोम, डॉट डॉट क्या है, राइबोसोम। राइबोसोम क्या इसी में मदद करता है, तो प्रोटीन का सिंथेसिस में मदद करता है, ठीक है। तो जब उसके ऊपर में डॉट डॉट जो प्रेजेंट है, राइबोसोम यानी प्रेजेंट है आर, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर में अगर वहां पे राइबोसोम का प्रेजेंस पाया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, आर ई आर, यानी कि क्या था हमारा आर ई आर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं, रफ, देखो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अगर वहां पे राइबोसोम नहीं होगा तो क्या होगा, तो उसे हम बोलेंगे एस ई आर, फुल फॉर्म, यस वेरी गुड, एस ई आर क्या होगा, एस ई आर। तो फुल फॉर्म क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर है? ओके, नाउ चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये कहाँ कहाँ पे मिलेगा, तो इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो दोनों सेल ऑर्गेनेल्स ऐसे हैं जिनके पास खुद का क्या है, डीएनए प्रेजेंट रहता है, और इनके पास खुद का राइबोसोम्स रहता है। ये खुद से अपना वर्क कर सकते हैं। जैसे न्यूक्लियस क्या करता है, सेल्स को पूरा कंट्रोल करता है, उसी तरह से क्या करता है जो माइटोकॉन्ड्रिया जो क्लोरोप्लास्ट है, ये दोनों पूरे सेल को कंट्रोल करते हैं। क्लियर है बच्चों? ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर है? चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। नाउ विच प्रोसेस डू प्लांट यूज टू कन्वर्ट सनलाइट इनटू केमिकल एनर्जी? क्वेश्चन क्लियर है? कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसके मदद से जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो कन्वर्ट करते हैं सनलाइट
को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ऑप्शन है हमारे पास, कौन कौन से ऑप्शन है ध्यान देंगे, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, फर्मेंटेशन और लास्ट क्या है, ट्रांसपीरेशन। क्लियर है? ओके, चलिए देखते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा। यस, एनीवन? वेरी गुड, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर, यस, क्या हो जाएगा, बी, दैट इज फोटोसिंथेसिस। चलिए देखते हैं फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ध्यान तो सभी कोई। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? सो फोटोसिंथेसिस इज द बायोलॉजिकल, बोल सकते हो, प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स, बेसिकली क्या, ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, एल्गी एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, एल्गी एंड सम बैक्टीरिया कन्वर्ट करते हैं लाइट एनर्जी, कहां से, सन से, ठीक है, लाइट एनर्जी यूजुअली फ्रॉम द सन, ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास क्या अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट क्या है, सन है, इनटू केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, स्टोर्ड इन ग्लूकोज, ग्लूकोज कहाँ मिल रहा था, जो फोटोसिंथेसिस में मिल रहा था, C6H12O6, एक मॉलिक्यूल बन रहा था ग्लूकोज, ठीक है, वही ग्लूकोज और अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड और कुछ अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है। दिस प्रोसेस इज क्रूशियल, यानी इंपॉर्टेंट है फॉर लाइफ ऑन अर्थ, जिंदा रहने के लिए ये प्रोसेस बहुत जरूरी है, जो बेसिकली कौन परफॉर्म करता है, जितने भी प्रोड्यूसर्स है, यानी कि ऑल द ग्रीन प्लांट्स। क्लियर है? चलिए आते हैं, ये देखो, यही था ना, C6CO2 प्लस 6H2O, ठीक है, लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या देता है, C6H12O6, यही तो ग्लूकोज है, साथ में वेस्ट प्रोडक्ट एक निकलता है ऑक्सीजन, जो प्लांट के लिए वेस्ट प्रोडक्ट है लेकिन बाकियों के लिए हेल्पफुल है, ठीक है, नेसेसरी है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, चलिए आते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इन जेनेटिक्स व्हाट डज द टर्म फिनोटाइप रेफर टू, फिनोटाइप मतलब क्या होता है, जेनेटिक्स के टर्म में फिनोटाइप का मीनिंग क्या होता है। ऑप्शन है हमारे पास, क्या क्या ऑप्शन है ध्यान देंगे, द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, द लोकेशन ऑफ ए जीन ऑन अ क्रोमोसोम। क्लियर है? ओके, नाउ ऑप्शन नंबर डी, द म्यूटेशन रेट ऑफ ए जीन। चार ऑप्शन है, बताओ कौन सा सही होगा, कोई भी, एनीवन बताइए, क्या होगा आंसर? यस, वेरी गुड, क्या होगा, द ऑब्जर्वेबल, बेसिकली क्या होता है फिनोटाइप, पहले होता क्या है समझते हैं, तो फिनोटाइप रेफर्स टू, ध्यान दिख रहा है आपको, ठीक है, रेफर्स टू द ऑब्जर्वेबल फिजिकल, यानी आंख से जिसको देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, फिजिकल यानी कि जिसका कोई कुछ बुनियादी है, आपको दिख रहा है सामने में, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, फिजिकल, बायोकेमिकल, जिंदा है, केमिकल वर्क वाला है, ठीक है, बायो मीनिंग लाइफ, ठीक है, तो बायोकेमिकल एंड बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक, यानी उसका बिहेवियर कैसा है, नेचर कैसा है, यानी कि नेचर मतलब किस सिचुएशन में वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, और ट्रेट्स, यानी कि अगर सही है, जैसे कि हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे उसी तरह ट्रेट्स होते हैं, ठीक है, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ट्रेट का मीनिंग वही हुआ, सच एज इट्स मॉर्फोलॉजी, यानी कि जो पूरा आउटर स्ट्रक्चर है, डेवलपमेंट, बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज, फिजियोलॉजी एंड बिहेवियर, ये सब क्या कहलाता है, ये सारे कुछ इंक्लूड होते हैं तो किसके अंदर, फिनोटाइप के अंदर। क्लियर है? तो फिनोटाइप रिजल्ट्स फ्रॉम द इंटरैक्शन, इंटरैक्ट करता है, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद द इन्वायरमेंट, यानी कि कोई ऑर्गेनिज्म कैसे किसी इन्वायरमेंट में इंटरैक्ट कर रहा है, जैसे सपोज करो कोई एक इंसान है, गर्म वाले जगह पे रहता है, ठीक है, उसको अचानक से आप भेज दो साइबेरिया, तो उसको क्या करेगा, अडेप्ट करना पड़ेगा, कैसे, तो पहले तो ये फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में हमको पहले नोटिस करना है, बॉडी के बाहर का, ठीक है, प्रोसेस में, जैसे कि क्या करना, उसको जो क्या क्या करना पड़ेगा, बताओ जल्दी से। यस, हाँ, फैट का लेयर बढ़ाना पड़ेगा, वेरी गुड, उनको क्या करना पड़ेगा, फैट लेयर बढ़ाना पड़ेगा, और फिर इंटरनल में अगर देखने के लिए जाए तो क्या होगा, आरबीसी का प्रोडक्शन ज्यादा करना पड़ेगा, रेस्पिरेशन रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, तो ये सब क्या हुआ, रिस्पॉन्ड किया किसके अगेंस्ट में, तो आउटर इन्वायरमेंट के अगेंस्ट, इसी को हम क्या बोलते हैं, फिनोटाइप बोलते हैं। क्लियर है? तो आंसर हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, क्या हो जाएगा, द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी,
ठीक है, तो ये किस किन चीजों पे डिपेंड करता है? बेसिकली 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला हो जाएगा ऑब्जर्वेबल ट्रेड्स, ठीक है, यानी आप देख पा रहे हो कि उसमें क्या है नहीं है, ये देख करके आप पता लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद आएगा इन्फ्लुएंस ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट कैसा है, आखिर वो जो ऑर्गेनिज्म है वो किस इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद आता है कॉन्ट्रास्ट विद जीनोटाइप, जीनोटाइप यानी कि जीन भी तो अलग अलग हो सकता है, ठीक है, तो वो मतलब ये तीनों चीज किसी ऊपर डिपेंड करेगा? फिनोटाइप पे। क्लियर है बच्चों? ओके, नाउ चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। नाउ विच ऑर्गेनेल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल? ऑर्गेनेल कहने का मतलब क्या है? ऑर्गेनेल कहने का मतलब क्या है? एनीवन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनेल? देखो, ध्यान दो सभी को। एक सेल लिए, उसके अंदर क्या होगा? न्यूक्लियस होगा, ठीक है, सेल है, न्यूक्लियस है या बीच में, ठीक है, ये ये सेल मेम्ब्रेन हो गया, सेल मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस हो गया, इसके बाहर में क्या होगा? एक प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगा, ओके, ये साइटोप्लाज्म हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या अभी तक आपने पढ़ा था? एक राइबोसोम आपने पढ़ा था, चलो राइबोसोम बना दिया, प्रोटीन, ठीक है। और इसमें क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया होगा, एनर्जी इसको देगा। और आपने अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में क्या पढ़ा था? RER, SER, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ वाले में क्या होगा? RER में छोटे छोटे राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, ठीक है। और स्मूथ वाले में कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, तो वो भी प्रोटीन सिंथेसिस करेगा लेकिन दूसरे टाइप्स का, ठीक है। तो इसमें प्रोटीन सिंथेसिस किया, तो ये सब जो एक सेल को मदद करते हैं एक प्रॉपर फंक्शन को कंटेन करने के लिए, यानी कंटिन्यू करने के लिए, बनाने के लिए, एफिशिएंट वर्क कर सके, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं, ठीक है, सबऑर्डिनेट्स आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शन है हमारे पास न्यूक्लियस, पहला ऑप्शन से न्यूक्लियस, सेकंड ऑप्शन से देखो राइबोसोम, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, एंड द फोर्थ वन इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑर्गेनेल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि पावर हाउस है, पावर हाउस से क्या जनरेट होता है? एनर्जी जनरेट होता है, ठीक है। तो कौन सा सेल है बताओ? तो यस, वेरी गुड, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। क्लियर है बच्चों? चलिए ये देखो, दिख रहा है आपको माइटोकॉन्ड्रिया, ये देखो, ये आपको दिख रहा है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया, एक है तो माइटोकॉन्ड्रियन बोलेंगे, ओके, ठीक है। ये सब भी बाकी सब क्या है? ये सब जितने आपको दिखे, ये तो बड़ा वाला देखो आप, न्यूक्लियस है, ठीक है, ये बड़ा वाला क्या है? न्यूक्लियस है, इसके अंदर में क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, ओके। ये देखो ल्यूकोप्लास्ट है जो व्हाइट कलर प्रेजेंट देगा, ये साइटोप्लाज्म हो गया आपका, ठीक है। ये गोल्गी वेसिकल्स है, गोल्गी एपरेटस बोलते हैं, जो पैकेजिंग में मदद करता है सेल्स का, ठीक है। ये सेल वॉल हो गया, सेल वॉल है तो इसका मतलब ये कौन सा सेल होगा? प्लांट सेल होगा, ठीक है। ये वैक्यूल है, वैक्यूल के अंदर क्या होता है? रिजर्व फूड मटेरियल्स, प्रोटीन्स वगैरह पैक रहते हैं। क्लोरोप्लास्ट यानी कि क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा यहाँ पे। क्लियर है बच्चों? ओके, चलो, और ये देखो, ये रहा टिपिकल डायग्राम क्या चीज का? तो एक माइटोकॉन्ड्रिया का। अच्छा, इसके अंदर जो ऐसा जो ये फोल्ड्स आपको दिख रहे हैं, ये किस लिए रहता है? एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, ताकि ये कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके? आउटकम दे सके, ठीक है। सॉरी, ओके, यस, तो ये क्या कर सके? ज्यादा से ज्यादा आउटकम दे सके। क्या आउटकम? एनर्जी का प्रोडक्शन कर सके कम समय में, ओके ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का? विच ऑर्गेनेल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल? तो आंसर नंबर सी विल बी द आंसर, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, ओके। किसी को कोई डाउट है यहां तक? एनीवन? ओके, वेरी गुड। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्या है क्वेश्चन? चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड होल्ड्स टुगेदर द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए? ठीक है, चलिए इस पे आते हैं। डीएनए
हेलिक्स स्ट्रक्चर है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, पता है सभी कोई को। दो स्ट्रैंड्स रहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री रहते हैं, ठीक है। तो ये आपस में जुड़े रहते हैं, ठीक है। क्या क्या करते हैं, ये आपस में जुड़े रहते हैं, बाइंड किए रहते हैं। कैसे रहते हैं बताओ? वही तो क्वेश्चन है। यस, वेरी गुड, वही तो क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड, यानी ये जो बॉन्ड बना रहा है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ बॉन्ड। तो ये कौन सा टाइप्स ऑफ बॉन्ड है जो कि होल्ड करके रखता है ये एक पहला स्ट्रैंड को और ये दूसरा स्ट्रैंड को? डीएनए का। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये हुआ डीएनए का फुल फॉर्म। चलो बताओ क्या होगा आंसर, बताओ जल्दी से। यस, वेरी गुड, आंसर विल बी सी। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। आंसर विल बी सी, द हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड 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 रहता है बताओ? यस, हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8 नाउ, विच process involves the movement of water across a semi permeable membrane? चलो, और ऑप्शन है हमारे पास डिफ्यूजन, ठीक है, फिर आता है ऑस्मोसिस, फिर आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फिर फिल्ट्रेशन। पूछ रहा है कौन सा प्रोसेस की मदद से वाटर का मूवमेंट होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। सपोज करो, एक एग्जांपल देते हैं आपको। एक किशमिश लो आप, किशमिश लिया आपने, सपोज करो ये सूखा हुआ किशमिश है, ड्राइड फॉर्म में रहता है, ठीक। एक किशमिश लिया आपने, अब इसको आपने पानी के अंदर डाल दिया, एक बीकर है, पानी के अंदर डाला, ठीक है। तो फिर क्या होता है, कुछ समय के बाद आप नोटिस करते हो जो किशमिश है वो क्या होता है, स्वॉलो हो जाता है। क्या होता है? फूल जाता है, स्वॉलन अप हो जाता है, ठीक है। क्यों होता है? तो अंदर में सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन क्या था, कम था, पानी में ज्यादा था। तो क्या होता है, हमेशा हाई टू लो मूव करता है। क्या मूव करता है? हाई टू लो होता है मूवमेंट, ठीक है, मटेरियल्स का। तो क्या होगा, वाटर से किधर मूवमेंट करेगा, वाटर से किशमिश की ओर मूवमेंट करेगा। क्लियर है बच्चों? लेकिन बीच में एक लेयर है, क्या, किशमिश का आउटर लेयर एक प्रेजेंट है, जिसको हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इसको देखने के लिए हम लोग पहले देखेंगे क्या होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। चलिए ध्यान देंगे। अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन दिख रहा है आपको? ओके, नाउ अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज अ, दिख रहा, इज अ टाइप ऑफ बैरियर। ये क्या, इज अ टाइप ऑफ बैरियर that allows certain molecules or ions to pass through it, ठीक है, while others blocking them. This selective permeability is based on factors such as size, charge or solubility of the molecules or आयंस। यस, वेरी गुड। देखो बेसिकली क्या होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हर एक सेल में प्रेजेंट होता है, जो कि अलाउ करता है किन्हीं गिनी चुने चीजों को अंदर आना और अंदर से बाहर की ओर जाना। क्लियर है बच्चों? तो किसकी मदद से होता है, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसी का दूसरा नाम क्या है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। क्यों सेलेक्टिवली नाम है? ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि सर वो क्या कर रहा है, सेलेक्ट कर रहा है चीजों को। क्या कर रहा है, सेलेक्ट करके, चुन चुन करके ही भेज रहा है, इसलिए नाम है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। और सेमी परमिएबल, सेमी मतलब आधा, ठीक है, आधा परमिट कर रहा है, आधा परमिट कर रहा है, इसलिए सेमी परमिएबल। क्लियर है बच्चों? मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया हमारा, 9 पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या हमारा, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल इन प्लांट्स। प्राइमरी यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है प्लांट्स में क्लोरोफिल के बारे में। ऑप्शन है हमारे पास, एब्जॉर्ब वाटर, क्या है, एब्जॉर्ब वाटर, एब्जॉर्ब सनलाइट, स्टोर एनर्जी, या फिर ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट। क्या होगा इसमें से आंसर बताओ? सबसे प्राइमरी यानी कि वही है, और भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? यस, वेरी गुड। चलिए पहले डिस्कस करते हैं क्या होगा आंसर। तो क्लोरोफिल इज अ क्रूशियल पिगमेंट, क्या होगा,
क्लोरोफिल इज अ क्रूशियल पिगमेंट फाउंड इन किसमें? इन द क्लोरोप्लास्ट। ऑब्वियसली बात है, कहां मिलता है? तो क्लोरोप्लास्ट में मिलता है, ऑफ प्लांट सेल। ठीक है, इट्स प्राइमरी फंक्शन इज टू कैप्चर लाइट। क्या है उसका प्राइमरी फंक्शन? लाइट को कैप्चर करना। किस लिए? टू कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, कैप्चर लाइट एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, अ प्रोसेस बाय विच प्लांट्स कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल, ठीक है, एनर्जी टू प्रोड्यूस फूड। ठीक है, क्लियर बच्चों? जिसे हम क्या बोलते हैं? ब्रेकडाउन ऑफ क्लोरोफिल का प्रोसेस। ओके, क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? जस्ट मिनट बच्चों, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का? तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या है? क्या है? देखो ऑप्शंस में से एब्जॉर्ब वाटर, वाटर एब्जॉर्ब करता है, सनलाइट करता है, स्टोर एनर्जी करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स करता है। क्या होगा आंसर? क्लोरोफिल में क्या वाटर नहीं जरूरत पड़ता है? पड़ता है। जो हमारा क्या था 6CO2 प्लस 6H2O, तो ये क्या है? ये तो वाटर ही तो है। तो यस, वेरी गुड। एब्जॉर्ब वाटर, एब्जॉर्ब सनलाइट, स्टोर्स एनर्जी, ट्रांसपोर्ट्स द न्यूट्रिएंट्स। तो इसका मतलब ऑल द 4 ऑप्शंस। क्लियर है बच्चों? ऑल द 4 ऑप्शंस, यानी कि एब्जॉर्ब वाटर, एब्जॉर्ब सनलाइट, स्टोर एनर्जी और ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स। ओके, ठीक है। देखो यहाँ पे कुछ रेंजेस वगैरह दिए हुए हैं, ध्यान देंगे आप लोग कि कौन से लाइट्स को एब्जॉर्ब करता है बेसिकली। ठीक है, तो देखो दिख रहा है? ओके, नाउ लाइट एब्जॉर्प्शन, ब्लू लाइट, जो ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करेगा प्लांट, वो कितने से कितना करेगा? तो 450 से लेके 495 nm, ठीक है, इतना तक करेगा लेंथ तक। रेड का कितना करेगा? तो ये 620 से लेकर के 750 nm तक करेगा। वेवलेंथ है ये बेसिकली, ठीक है, लाइट्स का। ठीक है, और ग्रीन का कितना करता है? ओके, ग्रीन का यहाँ पे नहीं दिया हुआ। ओके, चलिए कोई बात नहीं। तो ब्लू का कितना था? 450 से लेके 495। रेड का कितना है? 620 से लेके 750 तक। ठीक है, वाइल रिफ्लेक्टिंग, ग्रीन को क्या करता है? ये रिफ्लेक्ट बैक करता है, एब्जॉर्ब ही नहीं करता है ये बात याद रखेंगे। ग्रीन को क्या करता है? वाइल रिफ्लेक्टिंग द ग्रीन लाइट, विच इज वाई प्लांट्स अपीयर ग्रीन। जो चीज को रिफ्लेक्ट कर देगा तभी तो वो कलर देगा ना, ग्रीन। ये ब्लैक आपको दिख रहा होगा, ये मेरा शर्ट जो है कलर, ये ब्लैक क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये लाइट को एब्जॉर्ब कर ले रहा है। रिफ्लेक्ट करता है तो दूसरा कोई कलर दिखता है जो कलर को रिफ्लेक्ट बैक करता। सपोज करो ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट बैक कर रहा होता मेरा ये शर्ट, तो ये ग्रीन दिखता। क्लियर है बच्चों? ओके, नाउ एनर्जी का कन्वर्जन कैसे होता है बेसिकली देखते हैं। द एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी इज यूज्ड टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन्स। लाइट एनर्जी को कैप्चर किया, एनर्जी बहुत ज्यादा गया, क्या हो गया? एक्साइटेड हो गया बहुत ज्यादा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स विच इनिशिएट, जो क्या करता है? आगे स्टार्ट करता है सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कहां पे? इन द फोटोसिंथेटिक प्रोसेस में। क्लियर है बच्चों? ओके, नाउ क्लोरोफिल क्या है? तो obvious सी बात है, क्लोरोफिल इज एसेंशियल यानी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स एबिलिटी टू प्रोड्यूस फूड थ्रू द फोटोसिंथेसिस। क्लियर है? एंड कंट्रीब्यूट क्या चीज में? ओवरऑल ऑक्सीजन सप्लाई फॉर द प्लैनेट। क्लियर है बच्चों? किसी को कोई डाउट? ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, चलिए क्या है? विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज अक्वायर्ड थ्रू वैक्सीनेशन? ऑप्शन है हमारे पास इनेट इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी और एक्टिव इम्यूनिटी, एंड लास्ट वन नेचुरल इम्यूनिटी। तो पहले देखते हैं इम्यूनिटी होता क्या है। तो इम्यूनिटी रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, टिपिकली द इम्यून सिस्टम, टू रेजिस्ट और क्या होता है? डिफेंड अगेंस्ट हार्मफुल इन्वेडर्स, ये पैथोजेंस सच एज पैथोजेंस, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं हम लोग? पैथोजेंस बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल में बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंजाई हो गया, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हो गए। और एबनॉर्मल सेल्स भी कुछ होते हैं, जैसे कि अगर मान लो यहाँ पे कट जाए,
ठीक है, एक ब्लेड लग गया, कट गया सपोज करो। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, रिपेयर होना चाहिए था, ये वुंड्स का फॉर्मेशन करके यहाँ पे क्या होना था, क्लॉट का फॉर्मेशन करके यहीं पे बंद कर देना चाहिए, चेक स्टॉप कर देना चाहिए। लेकिन अगर कुछ ऐसे एबनॉर्मल सेल्स यहाँ पे ग्रो कर गए, सपोज करो वायरस की वजह से, तो क्या होगा, एबनॉर्मल सेल्स यहाँ पे ग्रो कर गया तो क्या होगा, ये और बढ़ता चला जाएगा, एबनॉर्मली बढ़ता चला जाएगा, जितना हमको रिक्वायर्ड भी नहीं है, जितना मेरा लॉस हो तो उससे ज्यादा मेरे को क्या कर रहा है, ये ग्रो करके दे रहा। तो वही वैसे सेल्स को क्या बोलते हैं हम लोग, कैंसरस सेल्स। क्या बोलते हैं, कैंसरस सेल्स। क्लियर है। तो इट इन्वॉल्व्स बोथ इनेट यानी कि नॉन स्पेसिफिक एंड एडेप्टिव यानी कि स्पेसिफिक एक है, ठीक है, मैकेनिज्म टू रिकॉग्नाइज एंड न्यूट्रलाइज द थ्रेट्स। क्लियर है बच्चों। ओके, तो बेसिकली दो तरह का इम्यूनिटी होता है, कौन कौन से, पहला होता है इनेट इम्यूनिटी और दूसरा क्या होता है, अक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो इनेट इम्यूनिटी पहले हम लोग देखते हैं क्या होता है, क्या होता है इनेट इम्यूनिटी के बारे में देखते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सबसे पहला लाइन ऑफ डिफेंस कौन पहले एक्टिव होता है, अगर कोई भी पैथोजन अगर इनकाउंटर होता है बॉडी में तो क्या हो जाएगा, इनेट इम्यूनिटी। ठीक है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ। वो कहां से रहता है, कहां से मिलता है हमको इनेट इम्यूनिटी, तो बर्थ यानी जन्म के साथ, जन्मजात होता है वो। ठीक है, इट इंक्लूड फिजिकल बैरियर्स, फिजिकल बैरियर्स कुछ कुछ होते हैं हमारे, फिजिकल यानी जिसको आप टच कर सकते हो, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, स्किन हो गए और क्या हो गया, इम्यून सेल्स हो गए जो क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं इन्वेडर्स टू जनरलाइज्ड वे, मतलब जनरल वे में क्या किया, जैसे आया अच्छा ठीक है इसको मारना है, ठीक है जाओ तुम सैनिक को भेज दिया वहां पे जाकर उसको किल करके आओ, ये हुआ पहला इनेट। ठीक है, दूसरा क्या है, अक्वायर्ड यानी कि इसको अडेप्ट करते हैं, यानी कि हम ढालते हैं उस हिसाब से। ठीक है, अडेप्टिव इम्यूनिटी, दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी डेवलप्स over time as the body is exposed to specific pathogens। क्या स्पेसिफिक पैथोजेंस के साथ में, मान लो कि सपोज करो कोरोना वायरस के साथ में अगर एक्सपोज हुआ, पहले उसके पहले एक्सपोजर ही नहीं था कि क्या होता है कोरोना वायरस, बॉडी को भी नहीं पता था कि कौन सा इम्यूनिटी बनाना है, वरना पता रहता तो पहले कौन सा बना हुआ रहता, इनेट इम्यूनिटी उस पर अटैक करता और करेगा भी पहले, क्योंकि पहला फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या है, इनेट इम्यूनिटी है। क्लियर है। ओके, तो सेकंड क्या, एक्वायर्ड में क्या करता है ये, पहले type of immunity develops over the time as the body is exposed to specific pathogens के साथ में पहले मिलेगा। It involves the production of antibodies, क्या बनाएगा ये antibodies बनाएगा, and memory cells antibodies बनाएगा ताकि उसके अगेंस्ट फाइट कर सके, और मेमोरी सेल क्यों बनाएगा, ताकि उसको याद करके रखे कि दोबारा आएगा तो तुमको हम देख लेंगे। ठीक है, चलिए, विच अलाउ द बॉडी टू रिस्पॉन्ड मोर एफिशिएंटली टू सब्सिक्वेंट, क्या हो जाएगा, एक्सपोजर ऑफ द सेम पैथोजन, जब दोबारा जब आएगा तो उसको साथ और बढ़िया से वो लड़ पाएगा, क्योंकि आप दुश्मन को एक बार पहले देख चुके हो, आपको उसके ताकत का अंदाजा है, तो आपके मेमोरी में वो स्टोर्ड है, तो आप उससे बढ़िया सैनिक दोबारा तैयार कर सकते हो, टी सेल्स। ठीक है, चलिए, इम्यूनिटी को और कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, क्लासिफाई करते हैं एक्टिव इम्यूनिटी में, पैसिव इम्यूनिटी में, नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, एक्टिव मीनिंग एक्टिव है, गेन्ड यानी कि मिलता है when the body produces its own immune response, कब मिलता है, जो बॉडी खुद का रिस्पॉन्स डेवलप करता है। ठीक है, एग्जांपल थ्रू वैक्सीनेशन, वैक्सीन प्रोवाइड किए और इन्फेक्शन के अगेंस्ट में प्रोवाइड करता है। ठीक है, पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है, अक्वायर्ड व्हेन एंटीबॉडीज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम अनदर इंडिविजुअल्स, क्या क्या करते हैं, एक इंडिविजुअल से यानी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जब इम्यून सिस्टम क्या होता है, एंटीबॉडीज बेसिकली क्या होता है, ट्रांसफर होता है। ठीक है, एग्जांपल में क्या होता है, फ्रॉम मदर्स टू बेबी थ्रू ब्रेस्ट मिल्क, जो बच्चे है अभी, जो अभी जन्म लेने वाला है या जन्म ले चुका है, उसको क्या मिलता है, मदर की मिल्क से क्या मिलता है, एंटीबॉडीज मिलता है, ताकि वो क्या कर सके, पैथोजन से लड़ सके। क्लियर है बच्चों। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा, तो वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन दे करके हम उसको कर रहे थे, तो कैसा इम्यूनिटी है, वैक्सीन देके उसको एक्टिव किए हैं। ठीक है, तो उसी से याद रखिए, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी विल बी द आंसर, एक्टिव इम्यूनिटी। क्लियर है, क्लियर है। एक्टिव इम्यूनिटी में क्या था, गेन्ड, देखो यहाँ पे, गेन्ड व्हेन बॉडी प्रोड्यूसेस इट्स ओन इम्यून रिस्पॉन्स, एग्जांपल में क्या हो जाएगा, थ्रू वैक्सीनेशन और इन्फेक्शन, खुद से प्रोड्यूस करता है एक्टिवली। ठीक है, एक्टिवली बॉडी पार्टिसिपेट करता है इसमें। ओके ना, आगे चलिए बढ़ते, अब हम लोग आगे बढ़ते।
ओके बच्चों, तो यही तक था क्लास। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक में अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आया हो तो जरूर से जरूर आप कमेंट डाउन करें, जरूर उसको रेक्टिफाई किया जाएगा। ओके, इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आप अपडेट्स के लिए बने रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इग्नाइट क्लासेस को। ओके, थैंक यू एवरीवन। ओके।